हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज भारत के संविधान में जो स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं कुछ कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स के विषय में, सिटीजन्स की कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिनके विषय में कुछ स्पेशल प्रावधान है भारत के संविधान में, उसको पढ़ेंगे। ये जो प्रावधान है संविधान की पार्ट 16 में दिया गया है और आर्टिकल है आर्टिकल 330 से 342 तक। ठीक है, सबसे पहले 330 आर्टिकल देख लेते हैं। ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा। लोकसभा में जो सीटें हैं उनमें से कुछ सीटें शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स के लिए और कुछ सीटें शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। ठीक है, कितनी सीटें रिजर्व है? तो एक राज्य में जितनी परसेंटेज पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की है तो उस राज्य से जितनी लोकसभा के कैंडिडेट चुन के आएंगे उतने ही करीब उतने ही परसेंटेज सीटें रिजर्व रहेंगी। लेट्स से यूपी में 80 सीटें हैं और यूपी में 40% शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है, तो फिर यूपी की 40% सीटें यानी कि 80 का 40% 32 सीटें हो गई, तो 32 सीटें शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। उन सीटों पे केवल शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही फाइट करेंगे, कोई दूसरा कैंडिडेट फाइट नहीं करेगा। ये करीब होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कराना संभव नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, उसका जो परसेंटेज आएगा और जो सीटों का परसेंटेज आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं कर जाएगा, लेकिन करीब बराबर होनी चाहिए। अगर 40% सीट पॉपुलेशन यूपी की शेड्यूल कास्ट की है तो 40% सीटें यूपी वाली 40% लोकसभा की सीटें रिजर्व रहेंगी शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब्स की लेट्स से 10% पॉपुलेशन यूपी की शेड्यूल ट्राइब्स की है, तो यूपी से अगर 80 सीटें हैं लोकसभा की तो 10% सीटें यानी कि 8 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। उस पर केवल शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट ही फाइट करेंगे और कोई दूसरा पर्सन, जनरल कैटेगरी के पर्सन फाइट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही सेम हर स्टेट वाइज ये चीज किया जाएगा, हर यूनियन टेरिटरी वाइज ये चीज किया जाएगा। ठीक है, देखिए सीट तो रिजर्व हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पब्लिक पूरी वोट नहीं करेगी। पब्लिक सारी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी वो सब वोट करेंगे, लेकिन कैंडिडेट्स जो फाइट कर रहे होंगे वो उस कैटेगरी के होने चाहिए। अगर शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट है तो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स होने चाहिए, शेड्यूल ट्राइब की है तो शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स रिजर्व होने कंटेस्ट करने चाहिए। अच्छा, पॉपुलेशन जो भी हमने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन का परसेंटेज, तो कौन सी पॉपुलेशन देखी जाएगी? पॉपुलेशन तो चेंज होती रहती है हमेशा, तो जो भी लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस हुआ है जिसकी फिगर्स पब्लिश हो गई हैं, जो भी जनगणना हुई है सबसे लेटेस्ट वाली, अगर उसकी फिगर्स पब्लिश हो गई हैं तो वो पॉपुलेशन देखेंगे, उस पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे, उस पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें रिजर्व करेंगे। लेकिन जब तक 2026 के बाद की कोई जनगणना होती है, 2026 के बाद कोई जनगणना होती है और उसकी फिगर्स पब्लिश हो जाती हैं, तो उसके बाद ये चीज सब ये तरीका चलेगा। और जब तक नहीं हुई है पब्लिश 2026 के बाद की जनगणना, लेट्स से 2031 में जनगणना होगी तो उसकी फिगर जब पब्लिश होगी 2032 में लेट्स से, तो उसके बाद तो ये फॉर्मूला चलेगा कि लेटेस्ट फिगर, लेटेस्ट पॉपुलेशन हम देखेंगे। लेकिन तब तक हम लोग 2001 की पॉपुलेशन के हिसाब से चलेंगे, 2001 का जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से चलेंगे, उसके हिसाब से सीटें परसेंटेज रिजर्व करेंगे। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल 2001 के सेंसस के हिसाब से चल रहा है, लेकिन 2026 के बाद जब जनगणना हो जाएगी तो फिर जो भी जनगणना होगी उसका जब जो पब्लिश होगा फिगर्स, उसके बाद उसके हिसाब से रिजर्वेशन होगा। अच्छा, एक आर्टिकल 334 है, उसमें लिखा है कि संविधान के इम्प्लीमेंट होने के बाद, जब संविधान कमेंस हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके 80 साल बाद ये रिजर्वेशन की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो 80 साल हो गया करीब आपका 2030 के बाद ये रिजर्वेशन की प्रावधान खत्म हो जाएंगे। ये अभी आर्टिकल 334 में लिखा है। इसी जो परसेंटेज वाली बात हमने डिस्कस की थी, तो वही परसेंटेज को फॉर्मूले के रूप में दिया गया है। जो भी सीटें हैं एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व, और जो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू दैट स्टेट इन लोकसभा, उस स्टेट में
जितनी सीटें अलॉटेड हैं टोटल लेट से 80 हैं, और जितनी सीटें रिजर्व है लेट से 32 हैं, तो ये 40% आ गया। ये करीब करीब बराबर होना चाहिए जितनी भी पॉपुलेशन एससी की है उसमें और टोटल उस स्टेट में, और जो पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन है, तो 40% पॉपुलेशन अगर है, ये हमारा एग्जांपल है, ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, तो ये होना चाहिए। सेम चीज हम शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए भी करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया लोकसभा की बात। अब आ जाते हैं आर्टिकल 332 में, ये विधानसभा की बात होती है। ठीक है, विधानसभा में भी सिमिलर चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए सीटें रिजर्व होंगी, सेम फॉर्मूला होगा। जितनी परसेंटेज पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की है उतनी परसेंट सीटें विधानसभा की रिजर्व रहेंगी शेड्यूल कास्ट के लिए। जितनी परसेंटेज सीट पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की है उतनी परसेंटेज सीटें विधानसभा की रिजर्व रहेंगी शेड्यूल ट्राइब के लिए। पॉपुलेशन का भी सेम फॉर्मूला है। 2026 के बाद जब सेंसस होगा तो जब उसकी फिगर्स पब्लिश हो जाएंगी तब लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से हम पॉपुलेशन देखेंगे, उसके हिसाब से सीटें रिजर्व करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक 2001 के सेंसस के हिसाब से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे और फिगर सीटें रिजर्व करेंगे। सेम चीज इसमें भी है कि 80 साल के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद 80 साल के बाद ये रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। और सेम फॉर्मूला इसमें भी दिया हुआ है कैसे कैसे सीटें का परसेंटेज निकाला जाएगा। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 335 है क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट्स। ठीक है, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनमें रिजर्वेशन होगा जो उनका शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का। उसमें एक चीज का ध्यान रखा जाएगा कि मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है उस वो एफिशिएंट तरीके से चलाया जा सके, इस चीज का ध्यान रखते हुए रिजर्वेशन दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, चाहे सरकारी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, दोनों पे ही लागू है। तो ये चीज को ध्यान में रखा जाएगा। आर्टिकल 335 का कहना है कि जो भी रिजर्वेशन किया जाएगा कि उससे एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी अफेक्ट ना हो जाए रिजर्वेशन की वजह से। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये रिजर्वेशन पे एक लिमिट लगा रहा है ये आर्टिकल, तो कि इसलिए लिमिट लगा रहा है कि इतना रिजर्वेशन ना कर दिया जाए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी है वो अफेक्ट हो जाए। अच्छा, जैसे प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है, ठीक है ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, उसमें प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है। तो उसमें ये आर्टिकल कहता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर किसी एग्जामिनेशन का क्वालिफाइंग मार्क्स में है तो ये एससी एसटी के कैंडिडेट्स को उसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है कि एससी एसटी के कैंडिडेट्स की क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़े कम हो सकते हैं। और जो इवैल्यूएशन किया जाएगा उनका एग्जामिनेशन का, उसमें भी स्टैंडर्ड्स थोड़े से लोअर रखे जा सकते हैं। ठीक है। एक आर्टिकल 338 है, इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाने का प्रावधान है। एक कमीशन बनाया गया है शेड्यूल कास्ट के सिटीजन्स के लिए, ताकि उनकी वेलफेयर के संबंध में ये कमीशन सुझाव दे सके और उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सके। ठीक है। उसी तरीके से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, आर्टिकल 338A, सेम काम है। ये शेड्यूल ट्राइब्स के सिटीजन्स के लिए बेहतरी के लिए रिकमेंडेशंस देना इसका काम है और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये सुझाव देती है। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो दूसरे बैकवर्ड क्लासेस हैं, आर्टिकल 338B, जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी बेहतरी के लिए कमीशन बनाया गया है। इसका काम है सुझाव देना और उनकी बेहतरी के लिए प्लान्स बनाना। अच्छा, बैकवर्ड क्लासेस के लिए की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करना है। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करना है कि कैसी कंडीशन है, थोड़ा उनका सुधार हुआ नहीं हुआ, उसके लिए भी एक कमीशन बनाया गया है आर्टिकल 340 के तहत। ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दी गई है कि वो एक कमीशन बना सकते हैं, जैसा भी वो उचित समझे। किस लिए बना सकते हैं?
उसका काम होगा इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड डिफिकल्टीज अंडर विच दे लेबर। जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं भारत की टेरिटरी में, उनकी क्या कंडीशंस चल रही हैं और किन दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं, किन दिक्कतों में अपना कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा उसका काम ये भी है कमीशन का कि वो अपने सुझाव दें ताकि उनकी दिक्कतें दूर की जा सके और उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। इसके लिए वो कमीशन अपना सुझाव देगा। इसके अलावा वो यह भी सुझाव देगा कि क्या ग्रांट्स दिया जाए यूनियन गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस पर्पस के लिए, ठीक है, और किस कंडीशन पे ये ग्रांट्स दिए जाए ताकि उनकी कंडीशंस को अपलिफ्ट थोड़ा किया जा सके। अच्छा, ये कमीशन ये सारी इन्वेस्टिगेशन करेगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट देना उसका काम होगा, जिसमें भी उसने फैक्ट्स फाइंड आउट किए हैं और अपनी रिकमेंडेशंस के साथ, ठीक है। और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत कराएंगे, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में। साथ ही साथ एक मेमोरेंडम अटैच कराएंगे कि जो भी एक्शन लिया गया है उस रिपोर्ट। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन लोग शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, कौन लोग शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो बताएंगे कौन से क्लास के लोग शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं और कौन से कास्ट शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं। ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। तो अब एक और आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट से संबंधित है। तो ये पावर देता है कि एक लिस्ट बनाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट की, और वो बताएं कि कौन कौन से क्लासेस हैं, कौन कौन सी कास्ट हैं जो शेड्यूल कास्ट हैं। आर्टिकल 341, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक राज्य या यूनियन टेरिटरी के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसमें वो बताएंगे कि कौन सी कास्ट, कौन सी रेस या ट्राइब या फिर पार्ट ऑफ उस कास्ट या उस ट्राइब के का एक हिस्सा या एक ग्रुप वो शेड्यूल कास्ट माना जाएगा, ठीक है। और किस लिए शेड्यूल कास्ट माना जाएगा? केवल उस राज्य या यूनियन टेरिटरी के लिए। हर राज्य का, हर यूनियन टेरिटरी का अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसमें बताएंगे कि इस राज्य के लिए ये कास्ट, ये रेसेस, ये ट्राइब्स या फिर उस कास्ट या रेसेस का एक हिस्सा या ग्रुप वो शेड्यूल कास्ट माना जाएगा, ठीक है। वो उसी राज्य के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे राज्यों के लिए अलग नोटिफिकेशन आएगा। तो हर राज्य में थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने से पहले वो उस राज्य के गवर्नर से कंसल्ट जरूर करेंगे, तभी ये उस राज्य के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अच्छा, एक बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो फिर उसको वो चेंज नहीं कर सकते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है, तो उसमें वो कानून बना करके कुछ जातियों को या ग्रुप्स को वो एडिशनल इंक्लूड कर सकती है या फिर एक्सक्लूड भी कर सकती है, शामिल कर सकती है या हटा सकती है किस शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से, ठीक है। किसी भी कास्ट को, रेस को या ट्राइब को, या फिर उस कास्ट, रेस या ट्राइब के किसी भी पार्ट को या किसी ग्रुप को पार्लियामेंट कानून बना करके इंक्लूड कर सकती है उस नोटिफिकेशन में, एक्सक्लूड भी कर सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल 341 था। ये सिमिलरली आर्टिकल 342 है शेड्यूल ट्राइब्स के संबंध में। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन जारी करेंगे, किसी राज्य के लिए, किसी यूनियन टेरिटरी के लिए। एक कॉमन नोटिफिकेशन पूरे देश के लिए नहीं होगा, ठीक है। और उसमें वो बताएंगे कौन सी ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज या उस ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटी का कोई हिस्सा या कोई ग्रुप वो संविधान के लिए वो शेड्यूल ट्राइब माना जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी राज्य या उसी यूनियन टेरिटरी के लिए वो कोई भी नोटिफिकेशन पूरे देश पे लागू नहीं होगा। हर नोटिफिकेशन एक पर्टिकुलर राष्ट्र, एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी पर ही लागू होगा, और हर यूनियन टेरिटरी, हर स्टेट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा। सिमिलर है कि भाई गवर्नर से उस राष्ट्र के, उस स्टेट के गवर्नर से राय मशवरा करने के बाद ही ऐसा नोटिफिकेशन जारी करेंगे।
और जब भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो फिर कोई दूसरा नोटिफिकेशन जारी करके उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो एक कानून बनाए, उसको कानून बना करके उसमें कुछ किसी ट्राइब को, किसी ट्राइबल कम्युनिटी को या उसके किसी हिस्से को, किसी ग्रुप को उस लिस्ट से हटा दे या कुछ उस लिस्ट में और ऐड ऑन कर दे। ये पार्लियामेंट कर सकती है, लॉ बना करती है। अब एक सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आके देख लेते हैं हम लोग 342A है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए अगर स्टेट है तो फिर गवर्नर से कंसल्ट करना ही होगा। एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसमें बताएंगे कि वो कौन सी सोशली और इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। ठीक है, तो वो बताएंगे कि कौन सी क्लासेस सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो लेकिन वो उसी स्टेट की पे लागू होगा, उस स्टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, वो पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए वो नोटिफिकेशन नहीं होगा। हर स्टेट का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होगा, हर यूनियन टेरिटरी का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होगा। स्टेट का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले गवर्नर से कंसल्ट किया जाएगा और वो इस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करेंगे कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं। सिमिलर प्रोविजन इसमें भी है कि पार्लियामेंट चाहे तो कानून बनाए और उस लिस्ट में से कुछ कास्ट को एक्सक्लूड कर दे, इंक्लूड कर ले। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर नहीं होगी कि वो सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन जारी करके अपने प्रीवियस नोटिफिकेशन में कोई अमेंडमेंट कर दें। ठीक है, तो अगर कुछ चेंजेस करने हैं मान लीजिए तो पार्लियामेंट कानून बनाएगी, तो पार्लियामेंट कानून बनाएगी और उसमें वो कुछ जातियों को इंक्लूड कर सकती है और एक्सक्लूड भी कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।